पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। यूक्रेन युद्ध में अपना सारा कुछ झोंक देने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नींद उड़ी हुई है। उनके ऊपर से तख्ता पलट का खतरा भले ही टल गया है, लेकिन दुश्मन फिर पलटवार कर सकता है, यह अंदेशा है। उनको उनके सामने ही जमीन दिखा सकता है। इस डर ने उनको बेचैन कर रखा है। आज सवाल ये है कि क्या पुतिन अपनी ताकत खो चुके हैं? क्या वे रूस में ही बेहद अलोकप्रिय होकर घिर चुके हैं? और क्या वे एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जिससे बाहर निकलना उनके लिए अब संभव नहीं है? आज रूस के हालात, पुतिन की ताकत, पुतिन की गिरफ्त और पुतिन का भविष्य, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। क्या सचमुच पुतिन अलोकप्रिय हो चुके हैं? क्या वे एक अवैध चक्रव्यूह में घिर चुके हैं? ये सारे सवाल इसलिए हैं कि रूस में और पुतिन की नाक के नीचे जो कुछ भी हुआ है, उसने दुनिया में एक बहुत बड़ा सवाल पुतिन और रूस के ऊपर खड़ा कर दिया है। असल में आज मैं पूरी तस्वीर साफ करने की कोशिश करूंगा। आपके सामने स्क्रीन पर जो तस्वीर अभी आ रही है, यह उन लड़ाकों की है जिन्हें वैगनर कहा जाता है, और वे रूस के शहर रोस्तोव में घुसे हुए हैं। जी, रूस के शहर में पुतिन का जहां राज चलता है, वहीं इन लड़ाकों का कमांडर प्रिगोजिन, जो कभी पुतिन का खासम खास हुआ करता था, उसको आप देख सकते हैं। तस्वीरें बताती हैं कि रोस्तोव शहर के लोग प्रिगोजिन को हीरो की तरह देख रहे हैं और उसके साथ सेल्फी लेने और हाथ मिलाने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। प्रिगोजिन के हौसले बुलंद हैं और उसका इरादा राजधानी मॉस्को की तरफ बढ़ने का है। रोस्तोव से मॉस्को की दूरी महज 225 किलोमीटर है। प्रिगोजिन ने कहा कि उसके लड़ाकों पर पुतिन ने हमले करवाए और बड़ी संख्या में उसके साथी मारे गए, जिसका बदला लेने के लिए वो मॉस्को की ईंट से ईंट बजा करके ही दम लेगा। उसका रास्ता कोई ताकत नहीं रोक सकती। Минобороны, оно тщательно обманывает президента, и президент получает те доклады, которые никак не соответствуют действительности. Формируются две повестки. Одна на земле, другая на столе у президента. И поэтому мы целыми днями слушаем про 60 уничтоженных леопардов, про 3000 уничтоженных солдат противника. Министерство обороны пытается обмануть общественность, пытается обмануть президента и рассказать историю о том, что со стороны Украины была безумная агрессия, и они собирались вместе со всем блоком НАТО на нас напасть. प्रिगोजिन की अगुवाई वाले वैगनर ने बीते शुक्रवार की रात रोस्तोव शहर के सैन्य मुख्यालय पर कब्जा किया। सोचिए, जिस आर्मी को पुतिन दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी कहते हैं, उसके एक इलाके के हेडक्वार्टर के ऊपर मुट्ठी भर लड़ाकों ने, और वो भी वैगनर कौन जानते हैं? रूस की जेल में ज़्यादातर बंद अपराधी जो यूक्रेन लड़ने गए, उन्होंने कब्जा कर लिया और उन्होंने मॉस्को की तरफ कूच करना शुरू कर दिया। वैगनर सेना को रोकने के लिए रूसी सेना ने हेलीकॉप्टर से फायरिंग की, लेकिन तैयारी और हौसला देखिए कि जवाबी फायरिंग में वैगनर लड़ाकों ने एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। प्रिगोजिन कह रहा था कि वह देशभक्त है और वह इंसाफ के लिए अपने देश के लोगों की खातिर पुतिन के खिलाफ खड़ा हुआ है। उसने यह भी कहा कि जल्द ही रूस को नया राष्ट्रपति मिलेगा। आशंका इस बात की बन गई थी कि वैगनर ग्रुप रातों रात रूसी राष्ट्रपति के निवास और दफ्तर, जिसको क्रेमलिन कहते हैं, उस पर कब्जा कर सकता है। बावजूद इसके कि पुतिन ने समूचे मॉस्को को फौज की घेराबंदी से मजबूत कर दिया था। इसी दौरान पुतिन ने अपने सबसे करीबी मित्र और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उनसे संपर्क किया और सुलह कराने की कोशिश की या उनसे इसरार किया कि आप करा दीजिए। लुकाशेंको ने आखिरकार मध्यस्थता की और पुतिन प्रिगोजिन के बीच समझौता करवाया गया। करार ये हुआ कि वैगनर ग्रुप अब मॉस्को अभियान को रोक देगा और बदले में पुतिन उसके ऊपर कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे, मगर वैगनर्स को अपने लीडर समेत देश छोड़कर बेलारूस जाना होगा।
प्रिगोजिन ने जाते जाते अपने तेवर दिखा दिए। Минобороны, оно тщательно обманывает президента, и президент получает те доклады, которые никак не соответствуют действительности. Формируются две повестки. Одна на земле, другая на столе у президента. И поэтому мы целыми днями слушаем про 60 уничтоженных леопардов, про 3000 уничтоженных солдат противника. Министерство обороны пытается обмануть общественность, пытается обмануть президента и рассказать историю о том, что со стороны Украины была безумная агрессия, и они собирались вместе со всем блоком НАТО на нас напасть. Поэтому спецоперация, так называемая 24 पुतिन आज कहाँ खड़े हैं इसका अंदाज़ा लगाइए। देश का ही एक आदमी जो कभी शातिर अपराधी था और जिसने अपराधियों की फौज बना रखी है, कभी पुतिन का चेला हुआ करता था। उसने उनको समझौता करने पर मजबूर कर दिया। वैगनर्स को रोकने में रूसी फौज नाकाम हो रही थी और पुतिन इस बात से पूरी तरह डर गए थे कि कहीं उनके लिए यह आखिरी रात ना हो जाए। लिहाजा जो आदमी यूक्रेन युद्ध में दुनिया की नहीं सुन रहा था, नेटो जैसे जो ताकतवर देशों की या उनके संगठन को लगातार चैलेंज कर रहा था, उन्हें ही उनका अपना शागिर्द आंख दिखा रहा था, औकात बता रहा था। इस हालत ने रूस में पुतिन विरोधियों को मुखर कर दिया है। रूसी सरकार के पूर्व सलाहकार किरिल रोगोव ने कहा है कि पुतिन को रियायतें देनी पड़ी और सही मायनों में आत्मसमर्पण करना पड़ा। प्रिगोजिन को हराने की बजाय उन्हें उसके साथ बातचीत करनी पड़ी और उसको रास्ता देने पड़े, उसको सुरक्षा की गारंटी देनी पड़ी। पुतिन ने अपनी कमजोरी को सार्वजनिक कर दिया है। जिस रोज वैगनर्स ने पुतिन को चैलेंज किया, उस रोज उन्होंने देश को संबोधित किया था। और अगर आप उनकी बातों पर गौर करें तो सारी पोल खुल जाती है। मैं पुतिन के संबोधन की बहुत जो अहम 5 बातें हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। पहली बात उन्होंने कही कि पुतिन ने रोस्टोव ऑन डॉन, जिसमें वैगनर्स घुसे हुए थे, उसके चलते शहर में स्थिति गंभीर बनी हुई है। नागरिकों के साथ साथ जो सैन्य अधिकारी हैं उनके कामकाज में अड़चन आ रही है। पुतिन ने यह भी माना कि कोई भी आंतरिक उथल पुथल एक देश के लिए घातक साबित हो सकती है। वैगनर समूह का विद्रोह रूस के लिए विश्वासघात है और सेना के खिलाफ हथियार उठाने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। चौथी बात यह कि रूसी राष्ट्र के भाग्य का फैसला अभी किया जा रहा है। बहुत अहम नाजुक मोड़ पे हमें सभी ताकतों को एकजुट करने और किसी भी मतभेद को दूर करने की ज़रूरत है। और आखिरी बात ये कि मैं अपने देश की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। सुनिएगा, अपनी देश की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। और जो लोग आपराधिक गतिविधियों का समर्थन कर रहे हैं वो हरगिज ऐसा ना करें। आप पुतिन को सुनिए। Те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству, к поражению в конечном итоге и к капитуляции. Повторю, любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неименуемое наказание. यूक्रेन के खिलाफ फौजी अभियान चला रहे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने देश के भीतर क्या घिर रहे हैं? क्या पुतिन गलती पर गलती कर रहे हैं? क्या पुतिन के लिए तख्तापलट कभी भी संभव है? क्या रूस एक बेहद खतरनाक मोड़ पे खड़ा है? क्या दुनिया रूस की तरफ इसलिए देख रही है क्योंकि अब जिस शासन के तहत है वो अपने खात्मे की तरफ जा रहा है? सवाल कई हैं और बड़े हैं। इसीलिए आज अरसद मैं लेकर के पुतिन और रूस के साथ आया हूँ। आज मेरे साथ 3 खास मेहमान इस पर चर्चा करेंगे। पूर्णिमा आनंद जी, आप ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स के अध्यक्ष हैं। मेजर जनरल
के सिन्हा साहब रक्षा मामलों के जानकार हैं और रोबिन सचदेव साहब अविदेश मामलों के जानकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल ये है कि रूस एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, उसने अपना बहुत खोया है और ऐसे में देश के भीतर पुतिन का पाला हुआ एक आदमी पुतिन को आंखें दिखाने लगता है, बगावत पे आ जाता है और इस बात की आशंका बहुत है कि वो पलट करके आ सकता है और हमला बोल सकता है। रूस आज की तारीख में पुतिन की अगुवाई में कहाँ खड़ा है? देखिए जय हिंद। ठीक है, आप तकरीबन 1.5 साल का जो अरसा निकल चुका है, जो कॉन्फ्लिक्ट जो चल रही है, जो कि एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकती है, या जिस तरह से वेस्ट इसको चाहता है कि किसी तरह से भी रूस का पराजय हो, वो किसी भी हालत में उसको जीतने नहीं देना चाहते। ये खुल के आए हैं, चाहे नेटो हो, चाहे यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज हैं, वो कहते हैं कि पुतिन को जीतने नहीं देंगे या जीतने नहीं दिया जाएगा। तो उसी की कड़ी में अभी आप जो देख रहे हैं, जो पीएमसी ये प्राइवेट मिलिट्री कंपनी का जो कॉन्सेप्ट आया था, ये कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है और ये खास करके अमेरिका से ही चला था। ये न्यू न्याजी के कह लीजिए, उसके बाद मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स इसको कहते हैं, इसको प्राइवेट मिलिट्री कंपनी कहते हैं। ये ये भिन्न भिन्न नामों से ये चल रहा है। उसी की एक कड़ी है जो कि हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी देखते हैं, जहाँ पर वो जिहाद का जो ये चला है पाकिस्तान, इसको पैसे के ही बल पे ये चलती हैं चीज़ें, और ये कोई उसमें धर्म का तो नाम जोड़ते हैं, मगर बेसिकली मनी पावर से। और ये जो कहा जाता था कि जो अभी हमारा अभी का दौर चल रहा है मॉडर्न वॉरफेयर में, उसमें हाइब्रिड बॉट का ये हिस्सा है, ये बार बार चलता है और उसी की एक कड़ी। तो इसके अंदर में ये जो इनकी गलतियां हैं या पुतिन के ऊपर चैलेंज हैं, तो या उनके ऊपर पलटवार है, तो देखिए ये अफगानिस्तान में भी अमेरिका की हार उनके ही ये मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स के कारण हुई, जिसके कारण उनको छोड़ के भागना पड़ा। इतनी बड़ी जो 20 साल की समय थी, क्योंकि जब आप उस पर डिपेंड करते हैं तो उनकी डबल क्रॉसिंग होती है, तो आपका जो भी प्लान्स होते हैं वो बिगड़े जाते हैं। अभी तक जो ये पीएमसी का कॉन्सेप्ट है, प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप का कॉन्सेप्ट है, और प्रोजेगन तो इसके बाद में आए हैं। देखिए उसके पहले 2014 से ही वैगनर ग्रुप खड़ी हुई है, और उसमें ऐसा नहीं है कि प्रोजेगन तो एक फेस है, उसमें जनरल्स भी हैं, उसमें कर्नल्स भी हैं, मर्सनरीज हैं, और काफ़ी बड़े उनका धड़ा है। 60,000 की फौज फौज के प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है, 30,000 तो वो केवल अफ्रीका में है, जिसमें कि मोस्ट ऑफ देशेस में जो हेड ऑफ स्टेट है या वहाँ के जो बड़े बड़े खदान हैं जहाँ आपका रेयर अर्थ मटेरियल मिलता है, उनकी वो सुरक्षा मुहैया करवाते हैं और पैसे एवरेज में पैसे लेते हैं। सोने की खदान, आपके डायमंड की खदान। तो आज के दिन में 60,000 में तो 30,000 वहाँ है, 30,000 से ये जो अभी हैं वो इस इलाके में, और उसका यूज़ किया है पुतिन ने। देखिए ये सोलेडार की लड़ाई या बाखमुत की लड़ाई, ये निर्णायक लड़ाई थी, क्योंकि ये इस पाले उस पाले में बैठ सकता था। उन्हें समय चाहिए था कि बाखमुत की लड़ाई में जब ये लोग लगे हैं तो अपने डिफेंस की लाइन को बनाए, अपने डिफेंस को तैयार किया। मैं समझ रहा हूँ। पूर्णिमा जी आप जुड़ गई हैं, आपको आवाज़ पहले मेरे सवाल का नहीं आ रही थी। मैं छोटा सवाल करता हूँ, आज की तारीख में पुतिन की हुकूमत कितनी सलामत और कितनी खतरे में? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। हेलो जी पूर्णिमा जी आपकी आवाज़ आ रही है? आज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार। आपके इस विषय से मैं यही कहना चाहूँगी, मैं उस वक्त रशिया में मौजूद थी, मैं मॉस्को में थी, और जैसा कि हमारे अभी पिछले स्पीकर ने बोला कि रशिया की स्थिति काफ़ी डिप्लोमेटिक है इस वक्त, क्योंकि जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं वो हर हालत में पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि रूस हार रहा है और रूस हार गया है, पुतिन कमज़ोर हो रहे हैं। लेकिन अगर आप सचमुच में अगर रशिया जाएंगे, मैं बहुत सारे देशों में गई हूँ और रूस में भी मैं लगातार जाती रहती हूँ काफ़ी सारे कार्यक्रमों में, और मैंने अक्सर देखा है कि जो कुछ रूस के बारे में बोला जाता है वेस्टर्न न्यूज़ के द्वारा या
कुछ फेक न्यूज़ के माध्यम से हम जान पाते हैं, वो सब बहुत ही मनगढ़ंत होता है। मैं जब अभी 2 दिन पहले मॉस्को में थी, जिस दिन ये खबर बहुत ज़्यादा चल रही थी और मेरे साथी लोग मुझे इंडिया से लगातार पूछ रहे थे कि ऐसा क्या हो गया? तो जब हमने इस पूरी न्यूज़ को एनालाइज़ किया, तो देखिए पहली बात तो ये कि रुस्तव-डॉन से मॉस्को की दूरी 1200 किलोमीटर है। और रूस चाहे कितना भी कमज़ोर आप कहें, आपके जो एक न्यूज़ वर्ल्ड में चलती है, उसके अनुसार भी अगर हम सोचें, तो कितना भी कमज़ोर कहें, बट रूस जो है एक महाशक्ति रहा है और डिफेंस के माध्यम से वो हमेशा पूरी दुनिया में काफ़ी सारे देशों के अंदर अपनी सैन्य शक्ति को भेजते रहे हैं, सैन्य साज़ो-सामान को भेजते रहे हैं। तो क्या इतना रूस कमज़ोर है कि वो 1200 किलोमीटर कोई अगर सैन्य शक्ति उनके मॉस्को की तरफ बढ़ेगी तो क्या वो कंट्रोल नहीं कर पाएँगे? तो पहली बात तो मैं इसी से जो ये सारी न्यूज़ चल रही है, उसके माध्यम से कहना चाहूँगी कि रूस की शक्ति इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो अगर कोई रिबेल होता है और हम्म। या कोई ऐसी आक्रामक शक्ति एकदम से रूस में काम करती है, तो रूस की एजेंसी, रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री और रूस का जो तंत्र है, वो उसे कंट्रोल कर सकता है। रही बात जो इग्विनी प्रिगोजिन की हुई है, जैसा कि आपको मालूम है कि ये एक प्राइवेट आर्मी होती है, ये जी। प्राइवेट मिलिट्री कल्चर एक डेवलप हुआ है और वेस्टर्न कल्चर है और इस तरह की सैन्य शक्तियाँ उन देशों में भेजी जाती हैं जहाँ पर सैनिकों को लंबे समय तक रहना होता है। तो हो सकता है कि जो रूस की पैट्रियोटिक डिफेंस लाइन्स हैं और ये जो प्राइवेट लाइन है मिलिट्री की, इसमें कुछ अनबन रही हो पिछले दिनों, क्योंकि जब एक युद्ध लंबे समय तक चलता है तो बहुत सारे अलग-अलग जर्नल्स और जी, अलग-अलग मैं लोग मैं जो समझ हैं। पूर्णिमा जी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैं रॉबिन सचदेवा साहब के पास आना चाहता हूँ। मेरे दोनों मेहमानों की मोटी राय ये है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास इतनी ताकतवर और बड़ी फौज है कि वो येवगेनी प्रिगोजिन के चलते या प्रिगोजिन के चलते उनको कोई खतरा हो, इस बात की आशंका करना ही रूस को समझने में नासमझी करना है। एक बात ये राय आ रही है, 1 साल 1.5 साल हो गया है यूक्रेन युद्ध को। रूस ने पश्चिमी देशों की हम माने तो लगभग 1,80,000 उसने अपने जवान गंवाए हैं। बड़ा नुकसान है, कई तरह की आर्थिक पाबंदियां वो झेल रहा है। पुतिन अपने देश के भीतर भी बहुत तरह के असंतोष से जूझ रहे हैं। रूस एक संकट में है, इस बात से हम असहमत नहीं हो सकते। अभी जो हमारे दोनों मेहमानों की राय है और रूस के भीतर का जो संकट है, ये प्राइवेट आर्मी वैगनर्स का, इस संकट को आप कैसे देख रहे हैं? थैंक यू वेरी मच, प्लेजर एमिनेंट कोलीग्स के साथ। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि हमारे दोनों को पैनलिस्ट कह रहे हैं, बट मे बी देयर सेइंग, बट मेरा विचार है कि पुतिन का कद कम हो गया है, रशिया खतरे में है। आप इमेजिन कीजिए, देश का प्रेसिडेंट अपने नेशनल टेलीविजन पे आकर के कह रहा है कि हमारे देश के खिलाफ देशद्रोह हो गया है, एक शहर हमारा कब्जे में आ गया है। इम्पॉसिबल टू इमेजिन, राइट? वो भी रशिया में, किसी भी देश के लिए वो एक खतरा है, और खास करके रशिया में जहां पुतिन की इमेज ऐसी है कि किसी ने अगर पुतिन के बारे में 2 लाइन भी लिख दी या बोल भी दिया, ये यूक्रेनी फ्लैग को पॉजिटिव दिखा दिया, उसको उठा के जेल डाल देते हैं। तो ऐसे में चाहे जो भी कारण रहे हों, कैसे जरूरत हो गई प्रिगोजिन की, जो कि एक मर्सनरी आर्मी है। यस, लंबे समय से वो डिफेंस मिनिस्ट्री के खिलाफ थे, वो बोल रहे थे डिफेंस मिनिस्ट्री वॉर को गलत चला रही है, मिसमैनेज कर रही है, खासकर शोइगु जो डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ गेरासिमोव हमें वेपन्स नहीं दे रहे हैं, इस तरह के बहुत उन्होंने ब्लेम करता रहा था प्रिगोजिन। बट वापस आकर के अपने देश के अंदर ही घुस जाना, 10,000 या जितने भी, ज्यादा तो नहीं थे शायद, 50 वॉटेवर, बट 10-15 या जो भी हजारों की अपने ट्रूप्स के साथ कहना हम मॉस्को को मार्च कर रहे हैं, उसे कहता दिस इज मार्च फॉर जस्टिस। हाँ, प्रिगोजिन बोले ये न्याय की मार्च है और हम मॉस्को में जाके अपने जनरल्स और लीडरशिप का से बात करेंगे, उनका दिमाग ठिकाने लगा देंगे और फिर वापस आके हम फिर लड़ेंगे, उसने ये कहा था। फिर जब ये बात हुई तब पुतिन टीवी पे आए, उन्होंने कहा ये जो भी कर रहे हैं ये ट्रीजन है, गद्दार हैं, ट्रेटर्स हैं, इनको कुचल दिया जाएगा। जब पुतिन ने ये कहा, उसके आधे घंटे बाद प्रिगोजिन ने एक और स्टेटमेंट निकाली कि हम तो बड़ी जल्दी रशिया में नया प्रेसिडेंट देखेंगे।
जी। तो इस तरह की बात करना, कैन यू इमेजिन? तो बेसिकली सर मैं आपको थोड़ी देर के रोकना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। मेरे तीनों मेहमान इस मामले के बड़े जानकार हैं और उनको इसकी बहुत बारीक जानकारी है। रूस के हालात, पुतिन की सत्ता, इसको समझने के लिए आज इस चर्चा में आपका बने रहना बहुत ज़रूरी है। प्रिगोजिन के साथ समझौते के बाद जो पुतिन ने किया था, सार्वजनिक तौर पर अभी तक पुतिन को नहीं देखा गया। सरकारी मीडिया पर पहले से रिकॉर्ड किए गए उनके जो इंटरव्यू हैं, उसके अलावा कहीं वो नज़र नहीं आए। राष्ट्रपति के 2 विमानों को सफ़र करते देखा गया, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि पुतिन अपने गुप्त बंकर में चले गए हों। पुतिन अपनी सुरक्षा को लेकर कितने सतर्क रहते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी से उनके कई डबल्स भी तैयार किए जा चुके हैं। यानी कि आदमी दिखेगा तो पुतिन की तरह, लेकिन वो पुतिन होंगे नहीं। दूसरी तरफ वैगनर ग्रुप का एक टेलीग्राम चैनल है जिसको हम ग्रे जोन कहते हैं, और इस पर प्रिगोजिन की एक तस्वीर पोस्ट की गई है जिसका कैप्शन है प्लान्स लव साइलेंस। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि वैगनर्स आने वाले समय में कुछ प्लान कर रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मॉस्को की तरफ 25,000 लड़ाकों के कूच करने की योजना थी, मगर उतरे सिर्फ 8,000 थे। इसलिए भी संभव है कि प्रिगोजिन ने पुतिन से समझौता कर लिया होगा। वैसे प्रिगोजिन का भी कोई अता पता भी नहीं चल रहा है और इस बात के बहुत कम आसार हैं। संभावना है कि वह समझौते के मुताबिक बेलारूस गया होगा। माना यही जा रहा है कि वह अपने लड़ाकों को लेकर के फिर से यूक्रेन लौट गया। रूस के अंदर ही पुतिन की इस हालत से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के दिल को बहुत सुकून पहुंचा है। आप जेलेंस्की को सुनिए। Ру по-русски. Человек из Кремля, очевидно, очень боится и, наверное, прячется где-то, не показывается. Уверен, что уже не в Москве. Звонит куда-то, выпрашивает там что-то. Он знает, чего боится, потому что он сам создал эту угрозу. Все зло, все потери, вся ненависть. Он это сам распространяет. И чем дольше еще он сможет перебегать между своими бункерами, тем больше потеряете вы все, кто связан з Росією. Перше, світ повинен не боятись. Ми знаємо, що нас захищає тільки наша єдність. Україна точно зможе захистити Європу від будь-яких російських сил, неважливо. मैं अपने मेहमानों के पास दोबारा चलूँ उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि पुतिन और प्रिगोजिन के बीच की लड़ाई क्या है, टकराव क्या है। पुतिन इस हाल को दुनिया के सामने, पुतिन का जो हाल है, अमेरिका पीट करके कह रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि जो पुतिन यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने का दम भर रहे थे, उनको ही अपनी राजधानी बचाने के लिए उस आदमी से समझौता करना पड़ा जो कभी उनका शिष्य हुआ करता था। अभी मान लेना चाहिए कि रूस के अंदर पुतिन और प्रिगोजिन की जंग भले ठहर गई है, लेकिन रुकी नहीं है। यह आगे और भयानक रूप अख्तियार करेगी। पुतिन अपनी सत्ता बचाने के लिए देश के अंदर किसी भी आदमी को बख्शते नहीं है। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसकी उनके आगे जुबान कभी नहीं खुलती थी, वह उनकी सत्ता को चैलेंज कर चुका है। इसलिए वे पूरी कोशिश करेंगे कि प्रिगोजिन को निपटा दें। पुतिन के मिजाज को प्रिगोजिन ठीक से जानता है कि वो बहुत करीबी रहा है, लिहाजा इस बात की फिराक में रहेगा कि पुतिन जब तक उसको निपटाने का इंतजाम करें, उससे पहले पुतिन का वो तख्ता पलट दे। इसमें पुतिन के दुश्मन भी लग गए होंगे, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि ये प्रिगोजिन कौन है और वैगनर्स कहाँ से आते हैं। येवगेनी प्रिगोजिन उसी शहर का है जिस शहर से पुतिन आते हैं, यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग, रूस का बड़ा शहर है। पुतिन से उम्र में 9 साल छोटा है। प्रिगोजिन 20 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में घुस गया। मारपीट, डकैती, धोखाधड़ी के मामलों में वो वांटेड हो गया। फिर 13 साल की सज़ा हुई, लेकिन 9 साल बाद उसको रिहा कर दिया गया। इसके बाद प्रिगोजिन ने हॉट डॉग का स्टॉल लगाया और उसका धंधा चल पड़ा। पैसे हुए तो उसने रेस्तरां खोल दिया और उसके यहाँ जायका इतना ज़बरदस्त था कि रेस्तरां के बाहर लोग लाइन में इंतज़ार करने लगे। अब चारों ओर चर्चा होने लगी तो बात पुतिन तक भी पहुंची। शहर एक ही था। बतौर राष्ट्रपति विदेशी मेहमानों को प्रिगोजिन के रेस्तरां में पुतिन ले जाने लगे। इसी समय प्रिगोजिन पुतिन के करीब आया। जब राष्ट्रपति का कोई खास हो जाए तो फिर उसकी चल पड़ती है। प्रिगोजिन को खाने पीने के सरकारी ठेके भी मिलने लगे। धीरे धीरे वह पुतिन का राइट हैंड बन गया और पुतिन की जानकारी, या यूँ कहिए कि उनके इशारे पर ही उसने रूसी सेना के साथ मिलकर एक प्राइवेट आर्मी तैयार की। इसी आर्मी को वैगनर कहते हैं और यह आर्मी दुनिया के तमाम हिस्सों में अवैध तरीके से घुसकर वहां अपना दखल बढ़ा लेती है और रूस के लिए माहौल तैयार करती है, या रूस को फ़ायदा हो इस बात की कोशिश करती है।
चाहे अमेरिका में चुनाव का दखल का मामला हो या फिर अफ्रीका और मध्य पूर्व के युद्ध में लड़ाके भेजना। पुतिन पर वैगनर के गलत इस्तेमाल का आरोप लगता रहा है। 2017 के बाद से प्रिगोजिन की वैगनर आर्मी ने माली, सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य लीबिया और मोजाम्बिक में सैन्य दखल के लिए सैनिकों को तैनात किया, मगर क्रेडिट कभी वैगनर्स को नहीं मिला। प्रिगोजिन को जैसे जैसे सफलता मिलने लगी, उसने रूसी सेना के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। जो उसकी आर्मी कर रही थी उसका क्रेडिट उसको मिले, इसका दबाव वह बनाने लगा। उसका यह रवैया रूसी सेना और पुतिन दोनों को पसंद नहीं आया। यूक्रेन के युद्ध में भी वैगनर्स रूसी सेना की तरफ से लड़ने के लिए उतरे और यहीं से सेना और वैगनर्स के बीच टकराव तेज होने लगा। रूस ने जब यूक्रेन के डोनेस्क पर कब्जा किया तो प्रिगोजिन ने इसका पूरा श्रेय अपनी आर्मी को यानी कि वैगनर्स को देने का दबाव डाला। रूसी रक्षा मंत्रालय इस बात के लिए तैयार नहीं था और मामला थोड़ा अब और आगे बढ़ने लगा। कोशिश करने का आरोप भी लगाया था। मामला तब भड़का जब रूसी रक्षा मंत्रालय ने 11 जून को आदेश दिया कि वैगनर्स ग्रुप के साथ साथ जितनी भी प्राइवेट आर्मी हैं उनको रूस की सेना में जून के आखिरी हफ्ते तक शामिल कर लिया जाएगा। दस्तखत करने पड़ेंगे, समझौता करना पड़ेगा। मगर प्रिगोजिन ने मानने से इनकार कर दिया। मैंने कोई दस्तखत नहीं करूंगा, कोई समझौता नहीं करूंगा, मेरी आर्मी है, मैं अपनी आर्मी का जनरल हूं। प्रिगोजिन ने 23 जून को रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु पर गंभीर आरोप लगाया और वो ये कि रूसी रक्षा मंत्री ने यूक्रेन में वैगनर आर्मी पर रॉकेट से हमले का आदेश दिया। उसने ऐलान किया कि इस हमले का बदला वह लेगा रूसी रक्षा मंत्री से और इसमें रूसी सेना दखल ना दे। इसके बाद प्रिगोजिन अपने लड़ाकों के साथ यूक्रेन से निकल करके अपने देश रूस की सीमा में घुस गया और मार्च करना शुरू कर दिया। 24 जून को प्रिगोजिन ने दावा किया कि उसने रूस के दक्षिणी शहर रोस्तोव पर कब्जा कर लिया है और वह प्रिगोजिन अब मास्को की तरफ बढ़ रहा है। कहानी यहीं तक थी, जिसके बाद बेलारूस के राष्ट्रपति ने आकर के बीच बचाव किया और दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पर चली गईं। यानी कि प्रिगोजिन लौट गया और पुतिन अपनी सरकार में सलामत हैं। और यही चर्चा चल रही है मेरे मेहमानों के साथ में। पूर्णिमा आनंद जी, क्या ये मान लिया जाए कि प्रिगोजिन का यह जो रोब है, उसके तेवर हैं, उसके पीछे वेस्टर्न कंट्रीज हैं? जी बिल्कुल, मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी व्यक्ति अगर इतना बड़ा अगर हौसला करता है, क्योंकि प्रिगोजिन को मालूम है कि रूस क्या है, रूस का डिफेंस सिस्टम क्या है, और जब उन्होंने इतना बड़ा विद्रोह किया तो ज़रूर उनके पीछे कोई शक्ति काम कर रही थी। तो वो कौन सी शक्तियां हैं ये बात तो हम सब समझ सकते हैं। और ये बिल्कुल कहना पड़ेगा कि रूस ने एकदम इसको कंट्रोल किया और उन्होंने इस माहौल में आकर भी अपने आप को नर्वस नहीं होने दिया और बेलारूस के माध्यम से इसको एक बिना ब्लड शेडिंग के कंट्रोल किया गया। और मैं मॉस्को में मौजूद थी, मैंने देखा कि वहाँ पे कोई लोगों के बीच में कोई फियर नहीं था, लाइफ नॉर्मल थी, लोग अपना अपना जो डेली रूटीन का काम था वो सब कर रहे थे, हम भी बाहर गए थे। तो ये एकदम से मैं कहना चाहूँगी कि रूस ने और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने और जो गवर्नर्स थे रोस्तोव में और अदर प्लेसेस में आसपास, उन सब ने इसको एकजुट होकर कंट्रोल किया। और रूस की शक्ति को हम बोलेंगे कि ज़रूर रूस अभी भी एक महाशक्ति की तरह काम करता है और रूस सुरक्षित है। जी जनरल सिन्हा, एक बड़ी लड़ाई में रूस है और मैं ये मानकर चलता हूँ कि रूस का मिशन पूरा हुआ नहीं। अभी आप देखें तो जो लुहांस्क, दोनेत्स्क, खेरसोन, इस इलाके पर रूस दावा तो करता है कब्जे का, लेकिन यूक्रेन लगातार पलटवार करके कई आइलैंड्स खेरसोन के आसपास के उसने वापस हासिल भी कर लिए हैं। लड़ाई लंबी लग रही है। ऐसे में रूस के अंदर अगर बगावत इस तरह की होती है या रूस के लोगों में संतोष बढ़ता है तो पुतिन के लिए खतरे की घंटी होगी नहीं? जाहिर है, जो आप बयान कर रहे हैं ऐसा हो जाए तो शायद खतरे की घंटी तो है, ये दस्तक तो है। मगर ये देखिए, आज का ही रिपोर्ट देखें, ये जो आप सो कॉल्ड म्यूटनी, देखिए मैं इसको सो कॉल्ड म्यूटनी कह रहा हूँ कोरियोग्राफ तरीके से, तो उसके बाद भी पुतिन का आज भी जो आया है 80%, 82 हो गया है, शायद 2% और बढ़ गया है। तो ये कोई नहीं कि रशिया के कोई फेक न्यूज़ से ये चल रहा है। यदि आप, क्योंकि हमारे भी लोग हैं, भी यदि हम स्ट्रैटेजिकली देख रहे हैं
तो उस एब्सोल्युटली करेक्ट है, उनकी पकड़ और मजबूत हुई है। देखिए क्या हुआ है इसको समझने, आप यदि एक किनारे कर दीजिए, ये जो नैरेटिव चलता है शायद वही चलता है हमारे टीवी चैनलों में, क्योंकि हम वेस्ट की नैरेटिव के वहाँ से खबरें वहाँ से आती हैं। यदि उसको थोड़ा सा आप माने और थोड़ा सा छोड़ दें, क्योंकि आपने जितनी भी बयानें हुई हैं उसमें उसकी ये थोड़ी सी ये आती है, महक आती है कि वो पूरा का पूरा वहाँ से है, क्योंकि हम लोग भी वो पढ़ रहे हैं वो नैरेटिव। देखिए एक्चुअल जो इसकी डीपली एनालाइज करते हैं और डीपली इसको पैनी नज़र से देखते हैं, इसका क्या हुआ और किस तरह से नहीं। इनका वैगनर ग्रुप का पूरा यूज़ हुआ है और बड़े सातरानी तरीके से यूज़ हुआ है, और वो भी आपको डबल क्रॉसिंग करने की ट्राई की है। देखिए सोलेडार और बाखमुत की जो लड़ाई है, पुतिन पूरा विश्व कह रहा था, नाटो कह रहा था, इवन वेस्ट कह रहा था कि बाखमुत इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये जेलेंस्की साहब इसको करना चाहते हैं, क्योंकि वो मध्य में तकरीबन पड़ता है। यदि आप लुहांस्क डोनेट्स्क को ले लीजिए, इधर खॉर्सन ले लीजिए, उधर खार्किव ले लीजिए, और वो जब डबल क्रॉसिंग जनवरी के महीने से जब शुरू हुआ सोलेडार के बाद, क्योंकि ये पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट एक कम्युनिकेशन हेडवर्क है, तो ऐसा हुआ इन्होंने, और ये इसकी समझ रशियंस को पूरी तरीके से, मगर उन्हें समय चाहिए था। मैं फिर से, आपने पिछले बार काट दिया था, बात पूरी नहीं कर रही थी। आप जो डिफेंस लाइन 1000 किलोमीटर की डिफेंस लाइन है, वो मैग्नेटो डिफेंस लाइन यदि वर्ल्ड की है उससे भी तगड़ी है। ऐसे नहीं होता ये तैयार इन अ बैटलफील्ड, उसके लिए आपको फंसाने पड़ते हैं। तो उन्होंने बाखमुत में फंसाया, जेलेंस्की उसमें पूरी तरह, और उनको ये था कि जैसे ही हम ये करेंगे काउंटर ऑफेंसिव, तो बाखमुत में क्योंकि ये वैगनर ग्रुप मिली हुई है, तो हम लोग वहां से वेज बनाएंगे और सीधा हम जाएंगे मारियोपोल की तरफ। मारियोपोल भी आपको पता होगा, मारियोपोल में जब लिया गया था इसको, ये प्लान के तहत है, और उनको वहां से निकालना सबसे बड़ा चैलेंज था। उन्होंने काम तो बहुत अच्छा किया है सोलेडार में, और बाय फोर्स कराया गया है, उनको लालच दी गई है कि आप करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ये होगा। उन्होंने शहादतें दी हैं, उनको दिया गया है वो चीज़, मगर उनकी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना सब, जो 30 तारीख का ये डेडलाइन था, उसके बाद, क्योंकि इसके बाद वो तो पूरे एक्सपोज हैं कि उन्होंने बहुत, देखिए सेंट पीटर्सबर्ग में पुलिस ने उसको कब्जा कर लिया है, और वहाँ के यदि आप आंकड़ों को देखें, पैसों को, सोने की बिस्किट्स को, वहाँ की चीज़ों को, वहाँ ड्रग को, तो आप समझेंगे कि हो क्या रहा था और ये कहाँ तक जाएगा जी। तो देखिए साम दाम दंड भेद, तो मैं ये नहीं कहता वेस्ट यदि करता है, नाटो करता है, तो वह उसकी ये युद्ध में ये सामरिक तरीके से सब होता है, हनी ट्रैपिंग्स होती हैं, या इसकी कोई सीमाएं नहीं, मगर उसका एक हिस्सा है। हाँ, जो पूर्णिमा जी कह रही थी कि क्या एक म्यूटनी 1.5 दिन में वाइंड अप हो जाता है, वो तो आपने कह दिया कि वो जा रहे थे, उनके हेलीकॉप्टर का रशियन मिलिट्री तो मानती नहीं, और प्रोजिगन साहब गाड़ी में बैठ करके बेलासंको से फोन में बात किया, बात बन गई, उनके लड़ाके चले गए। अभी देखिए उन्होंने क्या हासिल किया है, पुतिन को छोड़ दीजिए, पुतिन एक राष्ट्रपति हैं और वहाँ नेशनलिज्म है, रशिया को हम नहीं समझ सकते, हम पुतिन 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 करते हैं। पुतिन उनके राष्ट्रपति हैं, उन्होंने नेशनलिज्म को वापस लाया है, जो कि गोर्बाचोव साहब ने 91 में और विघटन कर दिया पूरा का पूरा। ये रीअलाइनमेंट की लड़ाई है, यही ट्रांस अटलांटिक की लड़ाई है, जो कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर वो भी बताते हैं, मगर हम उन चीज़ों को नहीं सुनना चाहते। हम सुनना चाहते हैं वेस्ट का चलाया हुआ। देखिए हमारे पैनल में बैठे सिन्हा साहब, तो 2-3 बुनियादी सवाल होते हैं। मैं समझ रहा हूं आपको कि एक नैरेटिव वेस्ट गढ़ता है, वो अपने फायदे के लिए गढ़ता है, और एक मुल्क जो लड़ाई में है उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, और वो अपनी चीज़ों को लगातार सलामत रखने और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। वो पुतिन कर रहे होंगे, लेकिन मैं रॉबिन सचदेवा साहब आपसे पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, सिन्हा साहब की बात अपनी जगह पर हो सकता है दुरुस्त हो, लेकिन देश के भीतर 25,000 लोग या 8,000 लोग आ जाते हैं, वो एक शहर पर कब्जा करके आगे बढ़ते हैं। पुतिन जैसा प्रेसिडेंट, रूस जैसा देश उसको जाने दे, समझौता कर ले, वो रगड़ के घेर के मार सकते हैं, उनकी ताकत है, वो कहीं भी जाए उनका पीछा करके उन्हें नेस्तनाबूद कर सकते हैं। लेकिन अगर समझौते पर पुतिन को आना पड़ा तो कोई ना कोई कारण तो होगा।
जी हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब वो 20,000 ना भी हो, 5,000 हो, विजुअल्स हम देख रहे हैं। ठीक है, वेस्टर्न प्रोपेगेंडा, एंड बाय द वे हमारा एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है रशिया के लिए, और हमारे भारत के लिए एक अनफॉर्चुनेट है रशिया का जितना कमजोर होता जा रहा है, वो सब अलग रखिए। जो विजुअल्स देख रहे हैं रोस्तव से जो आ रही थी, जो शहरों से सैनिक अगर इनके घूम रहे हैं, तो ये कोई फेक न्यूज तो है नहीं मेरे ख्याल से, पूरी दुनिया में चल रही है। तो अगर किसी देश में ये हो रहा है, किसी भी देश में हो, रशिया का भूल जाए, किसी भी देश में हो, तो यही तो देखा जाएगा कि उस देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंट है, कंट्रोल नहीं है उनका देश पे। बट इस केस में पुतिन ने अवॉइड करा, क्या डील हुई, कैसे हुई, क्या रहा, ये सब मिस्ट्री है इस समय। परंतु ऑब्वियस प्रेसिडेंट देश का टेलीविजन पे आके, नेशनल टेलीविजन पे आके कह रहा है हमारे देश खतरे में इस समय, हमारे देश में सिविल वॉर हो रही है। प्रेसिडेंट खुद कह रहा है कि मेरे देश में सिविल वॉर हो रही है पुतिन। तो फिर क्या हुआ? सिविल वॉर हो रही है ना, इसका मतलब। ये तो पुतिन को शौक पड़ा, उसे अच्छा लगता है आकर के अपने देश के लोगों को डराना कि सिविल वॉर चल रही है। इसमें पुतिन की अपनी बेइज्जती नहीं होती? जी बिल्कुल, कि अपने देश को नहीं कंट्रोल कर पा पूर्णिमा रहा। जी, तो काफी कुछ गड़बड़ है रशिया जी, में इस समय, जो अनफॉर्चुनेट। रॉबिन जी कह रहे हैं, हाउ इट गोस। मैं उसी सिरे को पकड़ के एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। राष्ट्रपति कहते हैं कि यह देशद्रोह है, राष्ट्रपति कहते हैं कि बागियों को छोड़ा नहीं जाएगा, और वही राष्ट्रपति अगली सुबह एक समझौता करते हैं कि आप चले जाइए, आप पर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और फिर वो समझौता हो जाता है। जब वो देशद्रोह है और आप कहते हैं कि हम आप पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो फिर आप देशद्रोह को कबूल कर लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, देशद्रोह कबूल नहीं किया गया, क्योंकि इसकी मध्यस्थता बेलारूस ने की। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मध्यस्थता बेलारूस ने की, एंड ऐसा था कि अगर वो इस विद्रोह को बढ़ने दिया जाता तो बहुत सारी ब्लड शेडिंग होती और हजारों लोग मारे जाते। इसको इस तरह से कंट्रोल किया गया कि उनको बाहर रूस से बाहर जाने की हिदायत दे दी गई, ताकि ब्लड शेडिंग ना हो और जो लोगों का नरसंहार ना हो इस वजह से। और आपने देखा कि बहुत ही पीसफुल तरीके से इस पूरे एपिसोड को, जो कि एक पूरा विद्रोह हुआ था, मैं समझती हूँ कि प्रेसिडेंट पुतिन ने और रूस की सरकार ने इसको कंट्रोल किया, और बेलारूस ने भी इसमें एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई। मैं समझती हूँ कि जो वेस्टर्न फोर्सेस का एक एक्ट हुआ वो फेल हो गया, और रूस की इसमें जीत हुई है। जी, मैं सिन्हा साहब के पास आऊँ उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि पुतिन आज तक अपने दुश्मनों को छोड़ते नहीं हैं। उनको सिर्फ अपनी सत्ता चाहिए, और उसके रास्ते में जो भी आता है वह जान से जाएगा। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 23 अक्टूबर 2002 को पुतिन विद्रोह के संकट से घिरे हुए थे, और उस दिन मॉस्को के दुर्वोस्कर थिएटर में लोग नाटक देख रहे थे। रात के 9 बज रहे होंगे और अचानक हवाई फायरिंग शुरू हो गई। 50 हथियारबंद लोग घुस गए, और उनमें महिलाएं भी शामिल थीं। उन्होंने 850 लोग जो वहाँ बैठे हुए थे थिएटर में, उनको बंदी बना लिया, और ये चेचन विद्रोही थे। इनकी मांग ये थी कि रूसी सेना तुरंत बिना शर्त चेचन्या से हट जाए, वरना बंधकों को मार दिया जाएगा। इस हमले में लगभग 130 लोग मारे गए। रूसी सैनिकों ने विद्रोहियों को मार गिराया, लेकिन रूस के लोग भी मारे गए, उनकी जान गई। पुतिन ने समझौता नहीं किया, इसको कुचल दिया। इसके 3 साल बाद 2005 में पुतिन ने उन कुलीन वर्ग के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की जो रूस की सरकार पर नियंत्रण कर सकते थे। पुतिन ने हाई प्रोफाइल लोग जैसे लॉबिस्ट बोरिस ब्रेजोव्स्की और तेल के एक बहुत बड़े कारोबारी हुआ करते थे मिखाइल खुदोर्कोव्स्की, इन दोनों पर बड़ी कार्रवाई की। मिखाइल खुदोर्कोव्स्की पे तेल कंपनी यूकोस के सीईओ के पद पर थे वो, उनको हटा दिया गया और जेल में डाल दिया गया। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जेल काटा, देश छोड़ने पर मजबूर हुए, और खुदोर्कोव्स्की को 2013 में स्विट्जरलैंड में पनाह लेनी पड़ी। उसी साल बोरिस ब्रेजोव्स्की को ब्रिटेन के अपने ही घर में मरा हुआ पाया गया। एक और नाम है बोरिस नेमत्सोव, रूस राष्ट्रपति पुतिन के कड़े आलोचक हुआ करते थे। 2014 में यूक्रेन में जो क्रीमिया पर हमला हुआ, रूस ने किया, कब्जा कर लिया, उसका उन्होंने खुले तौर पर विरोध किया था, पुतिन की आलोचना की थी। उनके ऊपर
तो भ्रष्टाचार उजागर करने और पूर्वी यूक्रेन पर रूस के हमले की खुलकर उन्होंने निंदा की थी आरोप था। 27 फरवरी 2015 को नेमेत्सोव को क्रेमलिन से कुछ दूरी पर गोली मार दी गई। हत्या के कुछ दिन बाद ही बोरिस युद्ध के खिलाफ विरोध का नेतृत्व करने वाले थे। साल 2018 में एक और खबर आई जिसे पुतिन के जरिए विद्रोह को कुचलने का आप नमूना मान सकते हैं। इंग्लैंड में रूस के एक जासूस थे सर्गेई स्क्रिपल और उनकी बेटी थी जूलिया, दोनों को जहर दे दिया गया। सर्गेई स्क्रिपल रूसी मिलिट्री के रिटायर्ड ऑफिसर थे और तब 2006 में उनको जासूसी करने के लिए जेल भेजा गया था। सर्गेई स्क्रिपल को ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI16 को रूस के यूरोप में मौजूद खुफिया एजेंट्स की जानकारी मुहैया कराने का कसूरवार माना गया था। नतीजा आपने देखा उनको क्या मिला। अब एक नया दुश्मन, प्रिगोजिन, वैगनर का कमांडर। अब सवाल सिन्हा साहब ये है कि प्रिगोजिन एक आदमी है, एक दुश्मन है, अभी वो एक ताकत है। बहुत संभव है कि रूस में इस तरह की बहुत सारी ताकतें हों जो इस डर से नहीं बोल रही हों कि पुतिन उनको निपटा देंगे या पुतिन फौज का ताकत का इस्तेमाल करके दबा देंगे, कुचल देंगे। इस तरह के और लोग रूस में अगर बोलने लगेंगे, बगावत करने लगेंगे, तो फिर रूस में हालात नाजुक होंगे क्योंकि रूस युद्ध में है। जनरल सिन्हा जी देखिए राणा साहब, जो आप बोल रहे हैं ये एब्सोल्युटली इसकी शंकाएं तो हैं ही हैं और यही तो वेस्ट चाहता है। आपको पुतिन को आपने पहले कह दिया कि उनकी ये बीमारियां हैं, उठ नहीं सकते, पुतिन चल नहीं सकते, पुतिन के बॉडी में पुतिन की बैसिंग तो हाँ, पुतिन को हम लोग नहीं, मैं नहीं मानता ऐसे कि मैं पुतिन का कोई सपोर्टर नहीं हूँ, मगर मैं जब दोनों की कि क्या हमारी चीज़ें हैं कि जो जितने भी आपने नाम लिए ना, इसके पहले भी तो आप ये बताइए, मैं पैरेलल में आपको हमारे इसरो के सारे बिग साइंटिस्ट जो हैं वो भी निपटा दिए गए, ऐसे पाए गए। जो हमारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे वो, देखिए ये जो चीज़ें हैं ठीक है, वो उसका आप लंबा लिस्ट आपने डाला नाम, वो तो आपने मिनी लिस्ट डाला जिसमें बहुत सारे जो उसके ओलिगार्च कहते हैं उनको भी निपटाया है। अभी जी ओलिगार्च हैं वो बहुत बड़े, और वो नहीं अमेरिका में बैठे हैं, यूके में बैठे हैं, वो सारे यूरोप में बैठे हैं ओलिगार्च, वो भी उनको भी। तो ये जो चीज़ें हैं, देखिए पुतिन एक नेशनलिस्ट हैं, हाँ उनका काम करने का तरीका जो आपने बताया, निपटाना ऐसे करना, मगर वो लड़ाई है पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की। यदि ये दो वर्ड हैं जो रशियन वर्ड हैं जिसको गर्बाचोव बाय प्रॉक्सी वेस्ट ने उनको लॉन्च करके ये रिस्ट्रक्चरिंग को कहते हैं, ओपननेस लाया है पूरे रशिया के अंदर में जो पहले क्लोज होती थी। तो ये कोई अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, ये एक पावर है, वो अपने ढंग से काम करती है। मगर आज के दिन में यदि आप पूरे विश्व के अंदर में एक ही जो वेस्ट चाहता है कि हमारी एक 21st सेंचुरी एशिया की सेंचुरी थी, वो सेंचुरी को छीन ले जाएं, और वही पूरा जद्दोजहद है। आज पूरी चीज़ें जो देख रहे हैं हम, वेस्ट की चीज़ें, हम उसकी गाथाएं गाते हैं, उनकी नैरेटिव को हम चलाते हैं लगातार, भले ही हम बोले कि नहीं हम कर रहे हैं, मगर जो सामरिक चीज़ों को समझते हैं। और देखिए आज में हमारे लीडरशिप को भी ये समझ में आता है, स्ट्रैटेजिक हम जब ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो हमारी आकलनें सही होनी चाहिए, और हमारी आकलनों में आप ये कहते हैं म्यूटनी ड्यूरिंग वॉर लगातार, और उसको सबसे बड़ा अच्छा तरीका मार के नहीं होता है, जो आप बता रहे कि क्या उनके पास शक्ति नहीं है कि इतने कम लोगों को मार दिया, जो सचदेवा साहब बोलना चाह रहे हैं। तो डिफ्यूज करना, यदि आप ज़्यादा, मैं क्या बताऊं, ब्लू स्टार के समय म्यूटनी हुई हमारे इंडियन, तो क्या वहां पर टैंक लगा के हम उड़ा दिए? नहीं उड़ाए ना, उनको रोका जाता है, और ये लड़ाइयों में होता है। और ये एक ट्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है, लंबा कॉन्फ्लिक्ट है, और लंबा है जिसके अंदर पूरा रीअलाइनमेंट हो रहा है। और आप बहुत चीज देखेंगे, हो सकता है पुतिन को जो आप दिखा रहे हैं कि पुतिन हटा लिए जाएं, जो कि वेस्ट चाहता है हट जाएंगे। पुतिन के बाद यदि लड़ाई खत्म होगी तो नेशनलिज्म खत्म है फिर।
फिर आप पूरे के पूरे आधिपत्य जो ट्रांस अटलांटिक में जो चाहता है वेस्ट, नाटो जो चाहता है एक्सपेंशन, वो तो आपके घर में आना चाहता है। वो तो कहता है कि हम ये क्वाड को नाटो बना दो, तो बना देगा वो। यदि हम इन चीजों को इस तरह से करेंगे तब। हाँ, जो लड़ाई है, जो चीजें हैं, और आप देखिए ना, आप इनको जो पूर्णिमा जी बता रही हैं, उनकी बातों का वो तो आई है ना रशिया से। रशिया से मैं भी बात करता रहा। आप तो ये कह रहे हैं कि वो पूरा का पूरा शहर ये हो गया। 4 लोगों को वो कौन रिलीज कर रहा है? रशियन तो नहीं रिलीज कर रहे हैं ना वो फोटोग्राफ्स, जो कि आपको टैंकों में एक आदमी सोया हुआ है, लगातार सोया हुआ है, कहाँ चला गया उठ करके। आप ये मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में यदि आप चले गए तो आपका आकलन है कि बड़ा कमजोर था, कि वहां कुछ नहीं किया किसी ने, उसका बहुत बड़ा सपोर्ट है। देखिए, इन चीजों को हम लोगों को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा और बारीकी से और सामरिक तरीके से। मैं अपने मेहमानों को मौका सिन्हा साहब इसलिए देता हूं कि अक्सर मेरी कोशिश ये होती है कि हम शोर शराबे से दूर होकर के और जो फैक्ट्स हैं उनको समझ पाएं आपके साथ और दर्शकों को हम ये बता पाएं कि हालात कैसे हैं। मैं काउंटर क्वेश्चन इसलिए करता हूं क्योंकि उस तरह के सवाल लोगों के जहन में होते हैं, तो आप लोगों की तरफ से जब साफ गोई होती है और सफाई से बयान आते हैं तो दर्शकों को सही तस्वीर का अंदाज़ा होता है। दरअसल पुतिन न गोर्बाचोव है न बोरिस एल्सिन है। पुतिन है, एक अलग मिजाज के नेता हैं। और रूस चूँकि हिंदुस्तान का लगातार बहुत भरोसेमंद दोस्त रहा है, जब भी मुश्किल वक्त हिंदुस्तान के ऊपर रहा है तो दुनिया की हर ताकत पीछे हट गई हो, रूस हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा है। इसलिए रूस का सलामत रहना, रूस का मजबूत रहना हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। पूर्णिमा जी, चलते चलते मेरा आखिरी सवाल है, वो ये है कि रूस जैसा देश डियरिंग कंट्री मैं मानता हूँ, और वो अपने रिश्तों की खातिर अपना नुकसान करके आगे बढ़ता है। वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह रूस नहीं है जो अपना फ़ायदा पहले देख करके उसके बाद वो तय करता है कि मुझे युद्ध में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। यूक्रेन की हालत आज की तारीख में जो भी है वो सिर्फ नेटो और अमेरिका की अगुवाई में चलने वाले देशों के चलते हैं, क्योंकि आप नेटो में शामिल करने के लगातार हो हल्ला कर रहे थे और पुतिन हमला कर दिया। रूस की सलामती, रूस की बेहतरी, और इस वक्त जब वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ से यूक्रेन को मदद मिल रही है, यूक्रेन खुद से अब बैकफायर कर रहा है, वो भी रूस की ज़मीन पर हमले कर रहा है, अपनी जो खोई हुई ज़मीन उसको वापस पाने की कोशिश में है, और रूस के भीतर भी कुछ हालात उथल पुथल से दिख रहे हैं। पुतिन की अगुवाई में रूस कहाँ जाता हुआ आपको दिख रहा है? मुझे लगता है कि पिछले जब से यूक्रेन क्राइसिस शुरू हुआ है, रूस का एक नया रूप उभर कर आया है, और मैं देख रही हूँ कि रूस और भी ज़्यादा सशक्त हुआ है। क्योंकि अभी तक रूस का भी जो एक बहुत बड़ा वर्क था, ओलिगार्स जैसा कि अभी पीछे कहा गया, तो काफ़ी सारे रशियन लोग यूरोप में और यूरोप के जो समुदाय थे उनसे जुड़े हुए थे। लेकिन सैंक्शंस के बाद और जो रूसोफोबिया पूरे संसार में फैला, तो रूस एक अपने आप में नई शक्ति के रूप में उभरा है। और रूस की जो सरकार है और राष्ट्रपति पुतिन, इन्होंने अभी ये तय किया है कि हम सब कुछ रूस के अंदर ही बनाएंगे और रूस के अंदर ही हम अपनी शक्ति को और ज़्यादा डेवलप करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जिन देशों ने रूस का साथ दिया इस समय में, जैसे कि भारत का हम एक एग्जांपल लें, तो रूस ने इस समय में भी एक बहुत अच्छी और एक सामरिक डील हम लोगों को दी, जिसमें कि एक पूरे संसार से अलग होकर कहना चाहिए कि ऑयल का जो प्राइस एक बहुत नीचे रखा गया और बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ रियायती दाम पर उसने भारत को तेल दिए हैं, भारत को उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। यानी कि मुश्किल वक्त में भी रूस ने हिंदुस्तान के लिए एक फ़ायदे का सौदा मदद की रखा, और जब मुश्किल वक्त में और रूस रहा इससे है तो जो हिंदुस्तान हमारी में जो इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म था उसमें काफ़ी इजाफा हुआ, ट्रेड भी बढ़ा। जी, और इसके वक्त अलावा की अभी पूर्णिमा जी कोशिश चल कमी है, रही लेकिन आप दोनों मेहमानों ने आकर के मेरे दर्शकों के सामने अपनी बात रखी। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के वो लोग जो इंटरनेशनल अफेयर्स जानना चाहते हैं, रूस के हालात के बारे में जानना चाहते हैं, रूस के भीतर जो बगावत है उसको समझना चाहते हैं, आप लोगों की बात से उनकी समझ और बेहतर हुई होगी, इसमें कोई दो राय है नहीं। अरसत में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।